क्या देखे थे लास्ट क्लास में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखे थे, उसका एक एग्जांपल देखे था हमने फॉर अ फ्री फॉल बॉडी, है ना। थ्योरम क्या था आपका, लॉ क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हमने मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना देखा था। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए अपने दो केस लेने वाले थे। एक केस हमने लास्ट क्लास में देखा था, दैट वाज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल में हमने क्या देखा था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट h से ग्राउंड में फॉल करा रहे हो तो एट एवरी पॉइंट उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। नो डाउट जब वो टॉप में रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जब तक हमने छोड़ा नहीं है बॉल को, जीरो है। अभी छोड़ा नहीं ना बॉल को हमने, तो उसकी वेलोसिटी अभी जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हमने दो पॉइंट लिया था, दिस वाज पॉइंट ए और पॉइंट बी में जब हमने बॉल की स्टडी की थी तो दोनों में मैकेनिकल एनर्जी का सम सेम आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एडिशन करके mgh, राइट। फिर हमने ये बात की थी कि पॉइंट बी पे स्टडी करते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी पॉइंट ए से h1 डिस्टेंस पे है, तो ये जो बचा कुचा हाइट है वो कितना बचेगा, h माइनस h1। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपन को पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब थोड़ा इसकी वेलोसिटी जीरो है, छोड़ने से पहले अभी इस पेन की वेलोसिटी जीरो थी, तो जब ये पेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है ना, हमने तो बीच में एक पॉइंट पे रोका है उसको, रोकने से मतलब वहां पे स्टडी कर रहे थे तो वहां उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी और वो हमने निकाला था थर्ड इक्वेशन से, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh1। h1 है ना, तो यहाँ पे u स्क्वायर जीरो है तो v स्क्वायर कितना आ रहा था, 2gh1। दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर करोगे तो हाफ एम और ये हो जाएगा 2gh1। बी स्क्वायर की जगह डायरेक्टली ये पुट कर दिया था अपन ने, 2 कैंसल, तो कितना आ रहा था काइनेटिक एनर्जी, mgh1 was the kinetic energy of the ball at point B। अब इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था हमने, mgh माइनस h1। इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, h माइनस h1 है, तो कितना आ रहा था, mgh माइनस mgh1। आप दोनों को ऐड कर दो, mgh1 माइनस mgh1 प्लस कैंसल, क्या बचेगा, which is same as the energy at point A। Total energy at point A was mgh and total energy at point B is also mgh। हाँ, ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, अब काइनेटिक एनर्जी की कुछ वैल्यू है। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम है, बट दोनों का एडिशन दोनों टाइम पे सेम, इसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। यहां तक बोला था लास्ट क्लास में। केस 2 पेंडुलम के बारे में पढ़ना है अपन को, नहीं डाल दिए थे। केस 2 क्या लिखे हैं, केस 2 था आपका केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, एक आपका फ्रीली सस्पेंडेड थ्रेड पे एक बॉब टंगा देते हैं व्हिच कैन मूव इन अ टू एंड फ्रो मोशन, जस्ट लाइक वो कोलंबस झूला जैसा होता है ना। कोलंबस झूले बैठे, नाव वाला जो झूला होता है, नाव वाला झूला देखे भी नहीं, देखे नहीं झूला नाव वाला, अरे वाला झूला होता है ना कोलंबस। हाँ स्विंग लिखना था, ये वाला नहीं देखना। तो आज यहाँ पे चले जाना, ये भाटा गांव में वो, हाँ क्या करेंगे, क्या नाम है पार्क का, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड आज चले जाना ये क्लास में, ठीक है। आवाज झूल के आना पेंडुलम जैसे, ठीक है। चलो, तो
इतना इसमें किया हमने सिंपल पेंडुलम में, अ सिंपल पेंडुलम consists of a point mass. A simple pendulum consists of a point mass. एक छोटा सा बॉल, छर्रा, है ना, टेनिस बॉल भी लगा दोगे तो वो भी एक तरह का पॉइंट मास की तरह वर्क करेगा. A simple pendulum consists of a point mass suspended by a suspended by a suspended by a suspended मतलब उसको लटकाएंगे हम, टांगेंगे, उस पॉइंट मास को हम टांगेंगे. सस्पेंडेड बाय अ massless massless comma unstretchable string, unstretchable string. मतलब रबर बैंड से नहीं टांगना है ना कि वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ही होता रहे, समझ रहे हैं. इट शुड बी अनस्ट्रेचेबल एंड जितना लाइट वेट हो सके थ्रेड, उतना लाइट वेट का थ्रेड लेना है, ठीक है, या स्ट्रिंग लेना है. अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, फुल स्टॉप. The other end of the string is attached to, the other end of the string is attached to, the other end of the string is attached to, the other end of the string is attached to a rigid support, is attached to a rigid support, rigid support. रिजिड मतलब एक टाइट सपोर्ट है ऊपर, जैसे हमारा फैन रहता है ना, फैन के ऊपर एक वो लोहे का लगा रहता है, दैट इज अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, जिसमें हम फैन को टंगा देते हैं. इन द सेम वे वो वहां एक हुक जैसा रहेगा, उसमें अपने थ्रेड को बांध देंगे और वो थ्रेड के दूसरे एंड में वो मेटल वाला या एक कुछ पॉइंट पास होगा, ठीक है. हाँ, अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. Rigid support at a point called point of suspension. Point of suspension. ठीक है, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, डायग्राम बनाना फिर अपन इसका कंजर्वेशन का स्टडी करते हैं कि कैसे एनर्जी कंजर्व हो रही है इसमें, ठीक है. ड्रॉ डायग्राम. ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है. ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से हम अपने स्ट्रिंग को अटैच करने वाले हैं. ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक को डॉटेड लाइन बनाया, सॉरी एक को सॉलिड लाइन बनाया, बाकी को डॉटेड. क्यों? क्योंकि एक बार में आपका पेंडुलम एक तरफ ही रहेगा ना, या तो पेंडुलम यहाँ रहेगा तो यहाँ दोनों जगह नहीं रहेगा, पर बाद में इनकी जगह आएगा ना, इसमें वहां पे डॉटेड लाइन दिखा है, ठीक है. मैं प्रैक्टिस करने में बना रहा हूँ.
मोल कंसेप्ट और किन किन स्कूल में पढ़ाया गया है? ये एवोगाड्रो नंबर ऐसे ही पढ़ाया ऐसे ही होता है। ताकि बेस क्लियर रहे टेंथ में भी तो आएगा हाँ 11th में अगर किसी तो उसके लिए नाम से बता दिया बाकी सिलेबस पढ़ा रही है सर उस सर में नहीं आया सर सब पढ़ सकता है। तो इस संडे को मूल कंसेप्ट की क्लास रखते हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना है वो नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आना चाहिए। ये सिलेबस में नहीं है इसलिए रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा उसको। जिनको इंटरेस्ट है कि हमको पढ़ना है तो आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। बाकी कोई नहीं आना चाहते हैं ठीक है। वो बताऊंगा आज तो मंडे ठीक है, पर संडे फिक्स है 1 घंटे की 1.5 घंटे की मोल कंसेप्ट की क्लास रहेगी। उसी दिन जो मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बस उसके बाद और मोल कंसेप्ट में नहीं पढ़ेंगे ठीक है। हाँ बढ़िया रहेगा सबका। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन लिखा है वो क्या क्या है कि एक अनस्ट्रेचेबल मासलेस स्प्रिंग है, उसके एक एंड में हमारा एक पॉइंट मास है। जनरली हम मेटल बॉल लेते हैं जिसको बॉब बोलते हैं, मेटल बॉल है ना, जिसको अपन वो इसमें भी यूज करते हैं। वो तो बहुत बड़ा मेटल बॉब रहता है जो ट्रेन में, हाँ वो भी शॉर्ट फुट वाला जो वो भी खोल सकते हो, और वो बहुत हैवी है हाँ, उससे ज्यादा हैवी होता है। जैसे ट्रेन को किसी बिल्डिंग को तोड़ना है तो वो एक बड़ा सा चेन में एक बहुत बड़ा गोला लेके आती है, और हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, इससे वो तोड़ देती है बिल्डिंग को राइट। वैसे एक छोटा सा बॉब रहेगा है ना, वो ये है। उसके बाद ये रिजिड सपोर्ट और जिस पॉइंट से अटैच है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ठीक है। अब जब हम ये पेंडुलम को छोड़ते हैं एक पोजीशन से, उसकी 2 पोजीशंस होती है, उनको कहते हैं अपन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जहां तक वो एंड तक जाएगी, वो पेंडुलम कहां तक एंड तक जा रहा है, दोज आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप यहां से इसको छोड़ते तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और जहां तक ये जा रहा है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वो वापस जब यहाँ आएगा तब एक साइकिल कंप्लीट होगा, और उस एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो बीच से 2 बार गुजरता है, एक बार अभी फिर एक बार अभी। उस बीच वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। तो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है मीन पोजीशन। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि हाइट मैक्सिमम है राइट, और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने छोड़ा नहीं है बॉल को तो उसकी 0 होती है, और नहीं भी छोड़ेंगे तो जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा तो यहाँ आने के बाद वो रुकेगा ना, फिर पीछे आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ से मैंने फेंका, वो जाएगा 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 जाएगा, ऐसे जाते थोड़ा रहेगा, एक पॉइंट पे तो रुकेगा ना, तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब वो नीचे आएगा, तो अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। इन द सेम वे जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पर जब वो वापस आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम होगी। जब वो इस तरफ है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब उसकी हाइट देखिए मेटल बॉक्स से इतनी है h, और जब वो यहां आ रहा है तो वो लगभग ग्राउंड के पास आ गया, हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उसी कारण तो ये बॉब अब ऊपर चढ़ने वाला है उसी तरफ। अब वो सारी काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 लॉस करेगा, और वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड फाइनली जब वो वापस से एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम। समझ रहे हैं? तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे आप ये लिखना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी कि mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, वहां भी वही चीज लिख लो। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh होगी ना, इधर भी और इधर भी। ये मतलब क्या है, टोटल एनर्जी mgh plus 0 is mgh, mgh plus 0 is mgh। ठीक है,
हम मीन पोजीशन में वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने वो बॉल को ऊपर से नीचे फेंका तो निकाले थे, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा था, 2gh आ रहा था। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा था, 2gh आ रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह पे, वेलोसिटी मीन पोजीशन के नीचे लिखेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, और जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी mgh आएगी। आप इंटू m इंटू वी स्क्वायर करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, mgh, है ना। ये 2gh है ना, और हाफ m तो पहले से है, तो हाफ और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, mgh। तो इस केस में अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अब वो हाइट में नहीं है ना, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी अगेन mgh। ठीक है। तो ये हो गया तीनों केस के लिए आपका टोटल एनर्जी, जो कि हमेशा सेम आ रहा है। क्लियर है, दिस इज हाउ अ सिंपल पेंडुलम कंजर्व इट्स टोटल एनर्जी। क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने एक क्वेश्चन में लिखाया था आप लोग को, उसको अलग से हेडिंग में भी लिख लेते हैं, डालना है हेडिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी को याद है क्या पढ़े थे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम में, हमने न्यूमेरिकल भी किया था उससे रिलेटेड। देखो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वर्क डन जब गाड़ी की स्पीड को 18 से 36 करना था। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी इनिशियली, 18 किलोमीटर पर आवर, आपको उसको बढ़ा के कितना करना है, 36 किलोमीटर पर आवर। दिखा क्वेश्चन सबको, कितने लोगों को नहीं दिखा क्वेश्चन, कितने लोगों को दिखा, दोनों में से किसी एक में तो हाथ उठा, श्रेयांश। तो वहां पे मैंने लिखाया भी, देखो थ्योरी में क्या लिखा अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क। यही वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, आप जब गाड़ी की स्पीड मान लो 18 किलोमीटर पर आवर थी, राइट, आप उसको बढ़ा के 36 किलोमीटर पर आवर करना चाह रहे हो, आया ना, तो अपने आप तो होगी नहीं, यू हैव टू डू सम वर्क। आप जितना ज्यादा जोर से एक्सेलरेटर घुमाओगे या कार में दबाओगे, उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी ना। तो वर्क डन बाय यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीमेंट। आपने ज्यादा तेजी से पैर दबाया या ज्यादा तेजी से एक्सीलरेटर घुमाया, तो स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, आया ना। तो वही बोल रहे हैं अपन कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप अगर काम कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कम आएगा, आप अगर काम ज्यादा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा। मान लो मैंने धीरे से एक्सीलरेटर किया तो मेरी 18 टू 36 किलोमीटर पर आ रही स्पीड बढ़ी, और पीयूषी ने जो है बहुत तेजी से मार दिया एक्सीलरेटर, तो उसकी 18 से पहुंच गई सीधा 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो इसने वर्क ज्यादा किया ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज्यादा आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ गई है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर निकालोगे, एम यू बोलो इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर, जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी ना वही वर्क डन पीयूषी का, और यहाँ जब करोगे तो वो वर्क डन मेरा है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, यही वर्क एनर्जी थ्योरम का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में भी था, मैंने बोला था उसको सॉल्व क्वेश्चन करना है न्यूमेरिकल, ये लिखते हैं फिर वाला न्यूमेरिकल देखते हैं सॉल्व एग्जांपल कौन सा, ठीक है। ठीक है, हेड डाल लेना वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, all types of work done on a body
according to work energy theorem, all types of work done on a body results in change in its kinetic energy. All types of work done on a body, all types of work done on a body results in change in its kinetic energy. Results in change in its kinetic energy. Results in change in its kinetic energy. Symbolically ऐसा लिख लेना, W is equals to change in kinetic energy. हाँ, ठीक है, मतलब क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे अपन? फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं ना हमेशा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम कांस्टेंट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सॉरी, है ना, और अंदर क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये आपका वर्क डन का एक और फॉर्मूला है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. समझ गए क्या? अब वो क्वेश्चन देखो तो बुक में कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था मैं? क्वेश्चन नंबर 11.4. क्वेश्चन नंबर 11.4 पेज नंबर 151. पेज नंबर 151 क्वेश्चन नंबर 11.4. सब देख रहे हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना. व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. ये मेरा वेलोसिटी का चेंज दिया, तो इससे मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लूंगा. कार का मास भी दे दिया है 1500 केजी. 1500 केजी यानी कि 15 क्विंटल. एक क्विंटल का मतलब 1000. वो टन होता है. नहीं, एक टन सॉरी, एक क्विंटल 100 किलो होता है, और एक टन 10 क्विंटल होता है, यानी कि 1000 किलो. एक टन मतलब 10,000. 10 क्विंटल. टन और क्विंटल एक मिनट. ये नहीं, टन 100 केजी होता है और क्विंटल 10 टन होता है. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते चलो. तो 1500 केजी आपका कार का मास दिया हुआ है. तो पहले आप कार का इनिशियल वेलोसिटी को, अच्छा दोनों वेलोसिटी को पहले आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट में. तो पहले अपन ने कार की 30 किलोमीटर वाले को चेंज किया, कितना आया? 25.3. 60 वाले को चेंज किया तो क्या आया? 50/3. अब दोनों को हम माइनस करेंगे काइनेटिक एनर्जी निकाल के. देखो ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी कितना आया? 25/3 मीटर पर सेकेंड, और v कितना आया? 50/3 मीटर पर सेकेंड. ये कहां से आया है? हमने 30 को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया. 30 किलोमीटर पर आवर को वी हैव चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, एंड 60 किलोमीटर पर आवर को वी हैव चेंज्ड इनटू मीटर पर सेकेंड. याद है? ठीक है. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. याद है? ठीक है. और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. पुट कर दो वैल्यू, हाफ इंटू 1500 इंटू वी स्क्वायर, मतलब ये हो गया ना 50/3. 50/3 का स्क्वायर माइनस 25/3 का. क्लियर है? इसको चेंज, इसको 750 कर देते हैं बाहर, और इसको सॉल्व करते हैं. कितना आएगा? दोनों का एलसीएम तो 9 ही होगा ना, नीचे 9 है, ये भी 9 है एलसीएम. और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, और 25 का स्क्वायर यानी कि 625. राइट?
समझ आ रहा है? Yes. ओके 750 इंटू कितना है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 125 125 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1875 1875 ये आएगा पहले 500 घटाए तो 2000 आ गया अब बचा 125 हटाना है तो पहले 25 हटाते हैं तो 1975 100 हटाएंगे तो 1875 क्लियर है अपॉन 9 ये जाएगा कैसे 3 टाइम्स में और ये 250 टाइम्स में Yes. है ना 3 से जा रहे हैं ना अब और नहीं होगा ये वाला 8 9 9 और 12 21 तो जाएगा ना Yes, sir, चले जाए. कहाँ चले जाएगा सब कट जाएगा कर जाएगा. 625 राइट Yes, sir. मतलब इसको लास्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा इसका आंसर 625 इंटू 25 1562502 यही आपका वर्क है ये आंसर 1562502 ठीक है Yes, sir. आपका सॉल्व लास्ट कितना सर सही है तो है सही है, sir. पावर बढ़ेगा ठीक है क्लियर है ना यही बहुत एनर्जी स्टोर है ये क्वेश्चन मैंने बोला था लिखने के बोल ले. तो एक क्वेश्चन अपन भी करते हैं इसका एक लिखना Sir, book से आप दोगे. हाँ हाँ देखो A 5 kg ball is thrown up. A 5 kg ball is thrown up. A 5 kg ball is thrown up. 1 क्विंटल मतलब 100 kg ना 1 क्विंटल मतलब 100 kg ठीक है A 5 kg ball is thrown up with a speed of 10 meter per second. पहले जो बोला था वो सही A 5 kg ball is thrown up with a speed of 10 meter per second. Obviously अगर आपको कोई upward movement करना है तो velocity देना पड़ेगा ना डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है बट अगर किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना उसको तब तो ऊपर जाएगा ठीक है तो अब 5 kg बॉल इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अब 5 चीजें निकालनी है इसमें फर्स्ट निकालना फर्स्ट फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ थ्रो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ थ्रो second point find its potential energy when it reaches the highest point find its potential energy when it reaches the highest point third what is the height to which it rises what is the height to which it rises what is the height to which it rises fourth what is the work done by the force of gravity what is the work done by the force of gravity force of gravity तो नीचे की तरफ लग रही होगी ना क्या what is the work done by the force of gravity ठीक है ठीक है सेकेंड वाले का आंसर
जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो। कैसे? हाईएस्ट पॉइंट पे जा रही है तो उसकी हाइट तो मैक्सिमम है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, है ना। अपन को वैल्यू चाहिए पर, तो ये पहले फर्स्ट पार्ट तो निकालो। आप बॉल को 5 kg वाली बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो। आपको सब तो दिया है, आपको मास गिवन है 5 kg, आपको वेलोसिटी गिवन है, अरे हाँ है ना। तो अब कितने स्पीड से फेंक रहे हैं वो भी पता है, कितना हैवी है वो भी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा हाफ mv², 250 आ रहा है, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 500/2 हो जाएगा आपका 250। ये सबका आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सबको क्लियर है वाला? अक्षिता ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बॉल, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अच्छा, काइनेटिक क्या होगी? वो जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पहले कितनी थी? 250, अब कितनी हो गई? जीरो। तो ये लॉस थोड़ी ना हुई है, ये कन्वर्ट हुई है किसमें? तो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की ये 250, समझे? हाँ हाँ, मैं लिख पा रहा हूँ। समझ गया मैं क्या बोल रहे हैं? आपने 250 जूल से उसको फेंका, जाते जाते उसकी एनर्जी कम होने लगी काइनेटिक वाली, पर पोटेंशियल तो बढ़ रही है ना, और बढ़ रही है। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी जीरो होगी, इसका मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है? तो लिखना बी पार्ट को लिखना, as the ball rises, as the ball rises, as the ball rises, its kinetic energy decreases, its kinetic energy decreases. As the ball rises, its kinetic energy decreases and its potential energy increases. ये लाइन समझ में आ रही है? हाइट बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम है। तो जो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है ना बॉल, बॉल की स्पीड बढ़ नहीं रही है, उल्टा कम हो रही है, और एक पॉइंट आएगा जहां उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, वही उस बॉल का फाइनल पॉइंट होगा। राइट हियर। As the ball rises, its kinetic energy decreases and its potential energy increases. Full stop. At the topmost point, at the topmost point, at the topmost point, the ball comes at the topmost point, the ball comes momentarily at rest. Momentarily, moment, M-O-M-E-N-T, फिर A-R-I-L-Y, एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट पे चली जाएगी, है ना। टंग थोड़ा जाएगी, यस सर। कुछ है थोड़ा जहाँ वो टंग जाएगी, बस एक पॉइंट पे आके वो मोमेंट, एक मोमेंट के लिए बस वो रेस्ट में आएगी, फिर वापस नीचे आना चाहिए। तो वही मोमेंट को हम बोल रहे हैं वेलोसिटी जीरो। ठीक है, मोमेंटरीली एट रेस्ट, फुल स्टॉप, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, the kinetic energy becomes zero, the kinetic energy becomes zero, full stop. The kinetic energy has been converted into potential energy. The kinetic energy has been converted into potential energy. Kinetic energy is converted into potential energy, that is kinetic energy at rho is equal to potential energy at topmost point, which is nothing but कितना 250। समझे? चलो थर्ड निकालो। थर्ड तो अब आसान हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, हाइट निकालनी है, एमजीएच यूज करके निकाल लो। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज m into
G into H. 250 is equals to 5 into 10 into H. Right? ये हो जाएगा आपका 50. तो H is equals to 250 upon 50 is 5 मीटर. अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 किलो की बॉल को फेंकोगे तो वो 5 मीटर तक ही चलेगी. अगर आप चाहते हो कि वो और ऊपर जाए तो और तेजी से फेंको. हाँ, मतलब वो वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो उसके ऊपर जी लगता है. जी तो अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में निकाले ना. अर्थ के लिए ग्रेविटी 9.8 या 10 होती है. क्या होती है अर्थ में ग्रेविटी? 9.8 और अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? दिया तो नहीं था, ले लिया अपन, एज्यूम कर दिए. ठीक है. अभी हाइट आपका एक परफेक्ट फिगर में निकले. अगर आप यहाँ पे 9.8 लिए होते ना तो ये 5 एग्जैक्ट नहीं आता, तो आप 4 पॉइंट के आसपास कुछ रहेगा. ठीक है. चलो आगे बढ़े. एज्यूम करें ना, एज्यूमिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर ऐसा तो हाँ ठीक है. आगे बढ़े. फोर्थ पार्ट पढ़ो. फोर्थ पार्ट. What is the work done by the force of gravity? अब ग्रेविटी देखो किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड्स, है ना. आपका मूवमेंट कैसा है, अपवर्ड. तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है. एंगल 180 डिग्री. नेगेटिव वर्क होगा ना. नेगेटिव होगा तब तो बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है ना. ये ऊपर जा रही है और ग्रेविटी अगर इसको ऊपर ही धक्का देती तो ये तो जाती ही जाती है ऊपर. पर ऐसा होता नहीं है. ग्रेविटी तो बॉल को नीचे पुल कर रही है. दैट इज व्हाई इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी. राइट. तो वर्क तो नेगेटिव होगा. जो वर्क डन आएगा वो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज जो एंगल लग रहा है वो 180 डिग्री का है. ठीक है. लिखना इसमें नीचे. वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल्स टू, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल्स टू, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा. ठीक है. फोर्स की जगह आ जाएगा m इंटू जी, हाइट हो जाएगा h एंड cos 180 डिग्री. अगेन cos 180 आपका -1 हो जाएगा और 5 इंटू 10 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -2. समझ गए क्या? -250. ठीक है. अभी आप चाहो तो ये वाले वर्क डन को आप काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते थे. कैसे? ये तो अपन ऐसे निकाला ना. अगर ये नहीं समझ में आया किसी को तो एक और तरीका है वर्क एनर्जी से. कैसे? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट. हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. याद रखिए हाफ m. v का वैल्यू क्या है, 0. फाइनल वेलोसिटी 0 है ना. ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है. तो 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. और यहां रख देना 5. बात तो 5 है ना. तो कितना आएगा इसका आंसर, -5. तो और करके ये भी लिख दो. और यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो अपन ऐसे निकाल.
अब 250 आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी 250, पोटेंशियल एनर्जी 250, वर्क डन -250, हाइट 5 मीटर। ये आपके चारों पास, ठीक है, डन। Yes. चलो नेक्स्ट हिंट डालना, पावर। पावर पढ़ा है ना स्कूल में, पावर पढ़ा है ना, पढ़ा, व्हाट वाज इट? It's a hot power. थोड़े की तरह। ठीक है, हाँ चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग, पावर। पावर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। रेट ऑफ वेवलेंथ, ये डेफिनेशन ही एक्चुअली है ना, अभी आज ही हो जाएगा। हाँ Power. हाँ, समझी लगा ले मेरी पावर। देखो पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने दो लोग को काम दिया ना, अनुष्का और पीयूषी को, एक ही काम दिया मैंने, है ना, पर अनुष्का ने कम टाइम लगाया काम करने के लिए और पीयूषी ने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। काम दोनों ने कंप्लीट किया, एनर्जी दोनों ने लगाई, पर एक ने कम समय पे काम कर लिया, एक ने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया काम करने में। तो जिसने टाइम कम लगाया ना उसका पावर ज्यादा होगा। बेसिकली पावर का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना जल्दी आपने काम किया है, दैट इज व्हाट इज पावर मीन्स। समझ रहे हैं? जो लेट काम कर रहा होगा वही काम करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब उस मशीन का पावर कम है, और जो मशीन उस काम को जल्दी कर रही है मतलब उस मशीन का पावर ज्यादा है। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब टाइम, कितना फास्ट आपने वो काम किया वो डिसाइड करता है आपका पावर। तो देखो फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। वर्क एंड एनर्जी आर इंटररिलेटेड, मतलब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी को भी डिराइव किया था तो पहले हमने वर्क डन निकाला था और वही वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले थे तो पहले वर्क डन निकाले थे और वही वर्क डन को हमने पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दिया था। और आज भी हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं वहां क्या लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी चेंज इन एनर्जी। अल्टीमेटली वर्क एंड एनर्जी एक ही चीज होती है, अभी दोनों दोनों का यूनिट भी सेम है। क्लियर है? ओके, तो देखो टाइम डिवाइड बाय में है ना, पावर क्या लिखा है मैंने, एनर्जी अपॉन टाइम लिखा है मैंने, मतलब जो टाइम कम ले रहा होगा उसका पावर ज्यादा होगा रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम कम होगा, वैल्यू कम होगी टाइम की तो पावर की वैल्यू ज्यादा आएगी, और अगर टाइम ज्यादा है तो पावर, ठीक है। तो हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना पावर की, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन, it is the rate of work done, it is the rate of work done by a body, by a body। अगर मशीन की बात करें तो वो बॉडी की जगह मशीन आ जाएगा, जो आप हॉर्स पावर बोल रहे हैं, जो मशीन के पावर होते हैं, हाई पावर, ठीक है। हाँ, it is the rate of work done by a body। तो P is equals to work upon time, एनर्जी अपॉन टाइम की लिखेंगे तो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम लिखा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या होगा इसका, जूल पर सेकेंड। एनर्जी मतलब या वर्क मतलब जूल और टाइम मतलब सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसको हम वॉट बोलते हैं, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, ठीक है। इसकी और अलग यूनिट अगर देखें तो 1 किलोवाट होता है एक यूनिट, यानी कि 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 वॉट। एक और यूनिट होती है 1 HP हॉर्स पावर, ये होता है आपका 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। लेकिन और वर्ड दोनों का तो सिंबल, हाँ, पर वो यूनिट की तरह यूज होता है, वो सिंबल की तरह यूज होता है। आप कभी भी 746 वर्क थोड़ा बोलोगे, वॉट ही होगा, ठीक है।
1 वॉट को डिफाइन करते हैं, 1 वॉट को 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इज 1 वॉट, है ना। अगर आप 1 जूल काम करते हो 1 सेकेंड में तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 वॉट आएगा, 1 बाय 1 1। तो लिखो 1 वॉट का डेफिनेशन, इफ द वर्क डन बाय अ मशीन इज, if the work done by a machine is if the work done by the machine is 1 joule in a time of 1 second, in a time of 1 second, 1 joule in the time of 1 second, then the power of machine is said to be 1 watt. Then the power of machine is said to be 1 watt. Then the power of machine is said to be 1 watt. The power of machine is said to be 1 watt. ठीक है, इसी का अपना एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं। आप क्या लिखे, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम है ना, और वर्क हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। क्या एक्सेलरेशन, कुछ भी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये एक और रिलेशन होता है पावर और पावर का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, लिख लो ऐसा लिखा हेडिंग, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। स्टार्ट ऐसे करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है आपका एफ इंटू एस, ये आप पुट कर देंगे, फिर एस इंटू टी होता है आपका, एस बाई टी होता है आपका बी, वेलोसिटी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो इंडेक्स क्वेश्चन में आ जाना, एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहले बुक के बीच के क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ? वो नहीं है, वो हट गया है, वो तो लिखा है प्रॉपर सिलेबस में। किलोवाट आवर भी पढ़ा दिए क्या, नहीं है वो, उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट। हाँ तो वो नहीं है कोर्स में। तो इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वर्क एनर्जी पावर में जो टॉपिक्स लिखे हुए मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला था वर्क डन बाय अ फोर्स, है ना। फिर फोर्स लिखा था, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है कि कांस्टेंट फोर्स या फिर वो डायरेक्शन वाला फोर्स। इसका अपन कॉस थीटा वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिया। एक सिंपल एफएस था और एक एफएस कॉस थीटा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एनर्जी, वो हमने पढ़ लिया। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों पढ़ लिए। अगर आप कुछ लिखा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ना है कि सिर्फ एनर्जी लिख के छोड़ दिया है और लिखा काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन ने दोनों का फॉर्मूला पढ़ लिया, दोनों की न्यूमेरिकल्स। फिर बस पावर लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एक्सक्लूड करना। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। दोनों टॉपिक, दोनों एग्जांपल याद रखना उसके, एक फ्री फॉल वाला और एक पेंडुलम वाला। पेंडुलम वाला हमने आज किया है और फ्री फॉल का अपने लास्ट क्लास में किया। दोनों ही केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा हर पॉइंट पे कंजर्व रहनी चाहिए, एमजीएच आना चाहिए टोटल। और पावर में यहीं तक पढ़ना है, वो किलोवाट आवर आपका एक कमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का। हमारे देखो जैसे ये जो एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और हमारे घर में बिल आता है हर महीने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना हर मंथ में, तो वो एनर्जी, वो भी एक इलेक्ट्रिकल, वो भी एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो उसका यूनिट थोड़ा अलग होता है, वो जूल्स में नहीं नापते हैं, वो लोग उस चीज को किलोवाट आवर में नापते हैं, किलोवाट आवर। आपने इस डिवाइस को, ये डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका कुछ ना कुछ पावर होगा। हो सकता है ये 2 किलोवाट का होगा या 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का होगा। इसको मैं अगर 1 घंटे तक चला रहा हूँ तो इससे कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है उसके हिसाब से आपका बिल आएगा। आप एसी चला रहे हो, दिन भर चला रहे हो, 8 घंटे चला रहे हो, कितने किलोवाट का एसी है इनटू आर, कितना घंटा आपने चलाया।
कितने किलोवाट का एसी है, कितना घंटा आपने चलाया, ये आपका टोटल एनर्जी हुआ। और वो हर 1 किलोवाट आवर के लिए आपको चार्ज करते हैं 5 या 6 रुपए एसी की वाले। 1 किलोवाट आवर का पैसा कितना लेते हैं वो, 5 या 6। वो भी डोमेस्टिक का अलग होता है और कमर्शियल का अलग। डोमेस्टिक कमर्शियल क्या होता है, जैसे घर डोमेस्टिक है, कोचिंग कमर्शियल, जहां से आप पैसा बना रहे हैं। सर 1 घंटा कितना होता है? वो तो पावर पे डिपेंड करेगा ना, जैसे एक बल्ब है, Approx. पावर पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। अगर वो एसी मान लो, अगर वो एसी 2 किलोवाट का है फॉर एग्जांपल, है ना, और वो 2 घंटे चल रहा है, तो यानी कि उसकी 4 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करी, मल्टीप्लाई किया ना 2 × 2 4 किलोवाट आवर, है ना। अगर 5 रुपए के हिसाब से भी अगर आपको सीएससी वाले चार्ज करते हैं, तो उस 2 घंटे का एसी का बिल 20 रुपए हो गया। और अगर आप हर दिन 2 घंटा एसी चला रहे हो तो 20 × 30 600 रुपए तो सिर्फ उस एसी का बिल है, सिर्फ उस एसी का। उसके अलावा आप लाइट चला रहे हो, फैन चला रहे हो, आपके घर में फ्रिज 24 घंटा चल रहा है, टीवी चला रहे हो, घंटी जो घंटी बजती है उसका भी तो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है ना, भाई वो फ्री का थोड़ा लगा हुआ है, उसका भी लग रहा है। मोबाइल चार्जिंग करो, दिन में 2 टाइम मोबाइल चार्ज कर रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे सब डिवाइसेस का जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, वो मंथली बिल होता है। तो हर डिवाइस के ऊपर ना उसका पावर लिखा रहता है। जैसे ये जो ट्यूबलाइट करेंगे 24 वॉट की, किलोवाट मतलब बहुत कम हो गया ना, 24 वॉट मतलब अच्छा है। पहले जो बल्ब आते थे ना वो ऑरेंज वाले 60 वॉट 100 वॉट, वो बहुत एनर्जी खाते थे। इसलिए आजकल क्या आ गया, एलईडी, सीएफएल, पहले सीएफएल आया था और अब एलईडीज आ गई। एलईडी और कम पावर कंज्यूम करती है, पावर का ही अंतर है और थोड़ा टेक्नोलॉजी का अंतर है। एलईडी डायोड से बनी हुई है, सीएफएल भी थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, उनका पावर कंजम्पशन अलग अलग है बेसिकली। और जाहिर सी बात है पब्लिक वही लेगी ना जिसका बिजली बिल कम आ रहा होगा, जिससे बिजली बिल कम आ रहा होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो आजकल सब बाथरूम पे जो अपन पहले ऑरेंज वाला बल्ब लगाते थे, बड़ा वाला 8 वॉट का 100 वॉट का, और उसकी जगह सब क्या आ गया है, एलईडी बल्ब आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। ट्यूबलाइट भी पहले वाली जो बहुत वो हैवी वॉट की आती थी, ये 24 वॉट की। तो 24 वॉट वाली ट्यूबलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, 0.024 किलोवाट। आप इसको 10 घंटा भी चलाओगे ना, लाइट को अगर आप 10 घंटा भी चलाते हो ना, तब भी ये सिर्फ 0.24 किलोवाट आवर कंज्यूम कर देगी। और इसका 5 रुपए भी होगा 1 किलोवाट आवर का, तो 1 रुपए भी नहीं, 1 रुपए 1-1.5 रुपए लगाओ अगर आप 10 घंटे भी चला रहे हो एक ट्यूबलाइट को। समझ रहे हैं? बता दो सर। तो अब ऐसे मैंने क्या बोला, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर उसका पावर लिखा रहता है। आप पावर देखो, दिन भर घर में बैठे रहो, अगर बिल कैलकुलेट करना है तो दिन भर 300 दिन घर में बैठे रहो और देखते रहो कौन क्या चालू कर रहा है, कौन बंद कर रहा है। समझ रहे हो? तो वो पॉसिबल नहीं है ना, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वो चीज। आप 2 मिनट के बाद सुन रहे, किसी ने लाइट चालू कर दी तो मना कर दी। चलो अच्छी बात, चलो थोड़ा काम कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक वालों का, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बुक में, समझ गया ना। तो किलोवाट आवर क्या है, इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। घोड़ा का नहीं है। ये मशीन से होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है जो आपकी इसके, हाँ मोटर्स, हाँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, कौन से पेज नंबर पे बताओ। 148 सबको मिल गया। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, भैया हाँ रीड करो। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया, cos 0 डिग्री। आंसर पॉजिटिव है। हाँ तो आंसर क्या है, 7 into 8 8 सिंपल सा। सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो करना है, 7 into 8 कितना आएगा आंसर, 56। इससे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आया, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Work done is equals to force into displacement, that is 7 into 8, 56 जूल। cos 0 लिखेंगे, cos 0 1 होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल रहा है ना, इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि cos 0 है।
और cos 0 क्या होता है? 1. ठीक है, अगला देखो, when do we say that work is done? When there is a displacement. Force भी तो apply होना चाहिए. When the force is applied on an object and the object displaces. दोनों चीज होनी चाहिए ना? Yes. अरे हाँ है ना? Yes, sir. उसका आंसर लिख लो एक लाइन में. When force acting on a body displaces the body. क्वेश्चन नंबर डाल लेना, पेज नंबर डाल लेना. When force acting on a body displaces the body. समझ में आया? जो लिखे हैं. जब फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस करा दे Yes, sir. तभी आप बोलोगे कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज नो वर्क इज. ठीक है, उसी पेज में अगला क्वेश्चन. Yes. एक्सप्रेशन लिखने बोला, ये तो अपन को बताइए, है ना? अरे पढ़ भी रहे हो क्वेश्चन. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ बॉडी इज एक्टिंग, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो cos 0 लिख दोगे तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा? बस W is equals to Yes. ये हमारा एक्सप्रेशन होता है. तो लिख रहे हो ना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. ये अपन लिखे हैं 1 जूल का डेफिनेशन नोट्स में. क्या होगा इसका डेफिनेशन? देखो, किसी भी वर्क में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, ध्यान दो. पहले क्या लिखो? फॉर्मूला. अब इसका वैल्यू 1 जूल कब आएगा? जब फोर्स 1 न्यूटन का लगेगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का होगा, तभी ना 1 आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके. बस इसी को आप वर्ड्स में लिखना है कि when 1 न्यूटन ऑफ वर्क is done to displace the body by 1 meter, the work is said to be 1 joule. लिख लेते चलो. When a force of 1 newton, when a force of 1 newton, when a force of 1 newton displaces a body by 1 meter, when a force of 1 newton displaces a body by 1 meter in the direction of force, 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 comma, the work done by the force is said to be 1 joule. The work done by the force is said to be joule. The work done by the force is said to be 1 joule. ठीक है, ऐसे अपन सबको डिफाइन करते हैं. अब जैसे कि हमने 1 वॉट को डिफाइन किया ना, तो पावर क्या था आपका? W by T, है ना? तो when 1 joule of work is done in 1 second, then the power is 1 watt. Clear है? Next question देखो. A pair of bullock exert a force of 150 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter. Displacement भी दे दिया है और फोर्स भी दे दिया है. बस मल्टीप्लाई तो करना है. हो जाएगा ये क्वेश्चन? Yes, yes, sir. निकाल के बताओ जल्दी कितना आ रहा है. हाँ, 2100 joules. 2100 जूल आ रहा सबका? Yes, yes. इधर अनुष्का, अक्षिता, 2100 जूल आंसर होगा. ठीक है, चलो आज ये स्टॉप करते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको होमवर्क टिक करो. एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 भी करना ना. कुछ एक्टिविटीज भी आपको बताना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है. समझ रहे क्वेश्चन? जैसे वो कूली वाला एग्जांपल था ना कि कूली सामान लेके चल रहा है, तो इज ही डूइंग वर्क और नॉट? उसका आंसर नहीं था, इज नॉट डूइंग एनी वर्क. हाँ, रीजन ऑफ लिखना है ना. ठीक है, तो 1 हो गया, 4 हो गया. उसके बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद 6
17 17 तो 10 नहीं होगा 10 भी कर दो 10 ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। कौन कौन सा बोला मैंने 1 4 5 10 70 इतने करना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास से 5:30 to 6:30 है ना।